सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, जिन्हें कश्मीर में लोग आमतौर पर बदशाह के नाम से जानते हैं, शामीरी खानदान के 8वें हुक्मरान थे। उसने तकरीबन 52 साल तक कश्मीर पर हुकूमत की। 1418 ईस्वी से 1470 ईस्वी तक वो कश्मीर के हुक्मरान रहे। लेकिन इस तवील दौरे हुकूमत के आगाज में एक ऐसा वक्त भी आया जब उसको हुकूमत से माजूल किया गया। उसकी हुकूमत में ये वक्फा 6-7 महीनों तक रहा। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसको समझने के लिए हम शुरू से शुरुआत करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन का जन्म 1395 ईस्वी में श्रीनगर में हुआ। उसका पैदाइशी नाम गियासुद्दीन शहरुख शाही खान था। ज़ैनुल आबिदीन सुल्तान सिकंदर का सबसे छोटा बेटा था और उसकी माँ का नाम मीरा खातून था। सुल्तान सिकंदर के मीरा खातून से और 2 बेटे थे, मीर खान और मोहम्मद खान। जब 1413 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर फौत हुए तो मीर खान, जो सुल्तान सिकंदर का सबसे बड़ा बेटा था, कश्मीर का हुक्मरान बना और अपना खिताब रखा अली शाह। अली शाह ने 1418 ईस्वी तक कश्मीर पे हुकूमत की। फिर 1418 ईस्वी में उसने हज पे जाने का इरादा किया। हज पे जाने से पहले उसने हुकूमत अपने भाई ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में सौंप दी। हुकूमत ज़ैनुल आबिदीन के हवाले करने के बाद अली शाह जम्मू के राजा को मिलने गया ताकि हज पर जाने से पहले उसको अलविदा कह सके। जम्मू का राजा अली शाह का ससुर था। जम्मू में अली शाह ने हज पर जाने का फैसला बदल दिया। कहा जाता है कि राजा ने उसे ये कहकर फैसला बदलने पर मजबूर किया कि उसका फैसला उसकी नाअहली की वजह से लिया गया है, ना कि उसकी मजहबी अकीदत की वजह से। सुल्तान अली शाह अपनी कमजोरी की वजह से लद्दाख हार चुका था और लोग भी उससे कुछ खासा खुश नहीं थे। वो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन को अपना हुक्मरान देखना चाहते थे, क्योंकि सुल्तान अली शाह की हुकूमत में बतौर वजीर सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने अदलो इंसाफ से काम लेकर लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। सुल्तान अली शाह ने जम्मू और राजौरी के राजाओं की मदद ली और एक फौज खड़ी करके पखली के रास्ते कश्मीर पर हमलावर हुआ ताकि अपना तख्त सल्तनत वापस हासिल कर सके। अली शाह और ज़ैनुल आबिदीन दोनों भाइयों के लश्करों के दरमियान उड़ी के मकाम पे जंग हुई, जिसमें ज़ैनुल आबिदीन की फौज हार गई और एक बार फिर सुल्तान अली शाह कश्मीर का हुक्मरान बना। ज़ैनुल आबिदीन शिकस्त खाकर सियालकोट चला गया। ये वो वक्त था जब जसरत खोखर ने, जो समरकंद में अमीर तैमूर की कैद से भाग कर आया था, पंजाब पर काबिज हो चुका था। ज़ैनुल आबिदीन ने उसी की पनाह ली और उसी की मदद से एक बड़ी फौज इकट्ठी करके कश्मीर की तरफ रवाना हुआ। अली शाह ने भी भारी लश्कर के हमरा कश्मीर से कूच किया। दोनों के दरमियान थाना मंडी राजौरी में घमासान जंग हुई, जिसमें ज़ैनुल आबिदीन की फौज ने फतह हासिल की और वो फिर से कश्मीर का सुल्तान बना। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने तख्त नशी होते ही अपने छोटे भाई मोहम्मद खान को अपना नायब और वजीर बनाया। हुकूमत के छोटे बड़े जरूरी काम सब उसी के हवाले कर दिए। हलमत रैना और अहमद रैना को सिपह सालारी बख्शी। जब मोहम्मद खान फौत हुए तो उनकी जगह उनके बेटे हैदर खान को वजीर मुकर्रर किया। सुल्तान ने चीफ जस्टिस का ओहदा पहले तो अपने पास ही रखा, लेकिन फिर गाजी जमालुद्दीन, जो हिंदुस्तान से आया था, ये ओहदा उसके सुपुर्द किया। ज़ैनुल आबिदीन की फौज में 1 लाख प्यादे और 30,000 सवारों के लश्कर थे। अपनी हुकूमत पे पूरी तरह कंट्रोल पाने के बाद लद्दाख की तरफ मुतवज्जा हुआ। सुल्तान अली शाह के दौर में इस पर काशगर के राजा ने कब्जा किया था। शीजी के मकाम पे एक सख्त जंग के बाद जीत का झंडा बुलंद करके लद्दाख को अपने कब्जे में किया। अपनी दौरी हुकूमत के आखिर तक सुल्तान ने जम्मू, हिमाचल और पंजाब के बहुत सारे इलाके अपने कब्जे में कर लिए थे। राजा जसरत के साथ मिलकर सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत पर भी चढ़ाई की थी, मगर यहाँ उसको नाकामी मिली। ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी फौज को मुनज़्ज़म बनाकर किसी भी बगावत के इम्कान को दूर किया। उसने लश्कर के अमीरों और सरदारों को इनामात और जागीरों के जरिए इज्जत बख्शी। वो फौजी सरदारों और जंगजुओं को इनाम देकर खुश कर देता। सुल्तान ने अपने कवायद और ज़वाबित यानी कोड ऑफ लॉज तांबे की तख्तियों पर कंधा करके शहर और गाँव में भिजवा दिए। मकामी जराइम के लिए गाँव की बरादरी की जिम्मेदारी के निजाम नाफिज किए। अगर गाँव में कहीं कोई चोरी या डकैती होती तो ये नंबरदार या वहाँ के सरबराह की जिम्मेदारी होती कि वो इसका पता लगाता, वरना लुटे हुए माल की कीमत उनसे मौसूल की जाती। उसने अशिया की कीमतों को कंट्रोल किया। उसने मकामी गवर्नरों को गैर कानूनी टैक्स से भी रोका। ताजरों को खास तौर पर ये हिदायत दी कि तिजारत में चोर बाजारी करके मुनाफा कमाने से बाज आए। ज़ैनुल आबिदीन ने मुल्क और रियाया के लिए ऐसी कोशिशें की कि अक्सर वीरान गांवों और बेआबाद जमीनें आबाद हो गई। उसी के जमाने में जा बजा बंद, नहरों की मरम्मत
और पुलों की तामीर अमल में आई। सुल्तान ने बहुत सी जमीनें आबाद करके मोहताजों के लिए वक्फ कर दी। इसमें से कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें सुल्तान ने अपने नाम से मौसूम किया, जैसे ज़ैनगीर, ज़ैनपुर, ज़ैनकोट, ज़ैनडब, ज़ैन कदल, ज़ैन बाजार, ज़ैन डैम्प वगैरह। इसके अलावा ज़ैन मठ, ज़ैन कुंडल, ज़ैन तिलक, ज़ैन गाम और ज़ैन लंक भी उसी के नाम से मंसूब है। सुल्तान ने नौशहरा श्रीनगर में बहुत इमारत, बाजार और दुकानें तामीर कराई। वहां पर ही शाही मोहल्लात की बुनियाद डालकर इसे अपना पाए तख्त करार दिया और अपनी रिहाइश के लिए 12 मंजिलों वाला महल बनवाया, जिसके हर एक मंजिल में 50 कमरे थे। इसे ज़ैन डब कहते थे, लेकिन अवाम की जबान में राजदान यानी शाही घर के नाम से जाना जाने लगा। चक बगावत के दौरान किसी सरकश ने इस महल को आग लगाकर राख कर दिया। ज़ैनगीर में सुल्तान ने एक बाग बनवाया जिसकी वुसअत 2 मील तक फैली थी। इस बाग में दरख्त और फूल लगवाए और 4 कोनों पर 4 आलीशान इमारतें बनवाकर उस दौर का नमूना बना दिया। इन्हीं शाही इमारतों को चक कबीले ने पांडव चक की सरबराही में आग लगा दी थी, जिसके बदले में ज़ैनुल आबिदीन ने उस कबीले के सारे लोगों को कत्ल करवा दिया, जबकि बच्चों और औरतों को छोड़ दिया गया। पांडव चक के बेटे हुसैन चक को बाद में सुल्तान की तरफ से एजाज और मेहरबानियों से नवाजा गया। ज़राअत को फरोग देने के लिए सुल्तान ने बहुत सारी नहरें खुदवाई, जैसे काकपुर, करला, चकदार, शाकोल, अवंतीपुर, नालामर और नाला पोहरू। इनमें से नालामर श्रीनगर की बीचों बीच ब्रारी नंबल से खुशाल सर तक जाती थी और अच्छन परगना को पानी फराहम करती थी। ज़ैनलांक में सुल्तान ने एक महल और एक मस्जिद बनवाई। ज़ैनलांक वुलर झील के बीचों बीच एक छोटा सा जजीरा है। लांक कश्मीरी में जजीरे को कहते हैं कि राजा सुंदर सेन के जमाने में यहाँ एक शहर आबाद था, जो बाद में सैलाब की वजह से पानी में डूब गया और एक झील में बदल गया। ज़ैनुल आबिदीन ने ईरान, तुरान, तुर्किस्तान और हिंदुस्तान से मैकेनिक, दस्तकार और क्राफ्ट्समैन बुलाकर उन्हें कश्मीर में बसने के लिए खूब मौके और रियायतें फराहम की। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को जो सरपरस्ती हासिल हुई, इससे इक्तिसादी तरक्की में काफी इजाफा हुआ। कश्मीर से निकलने वाले प्रोडक्ट्स बाकी ममालिक में बहुत पसंद किए जाते और अच्छे कीमतों पर बेचे जाते। आतिशबाजी के एक माहिर शख्स हबीब ने औरों को भी ये फन सिखाया। मुख्तलिफ धातु से बनाए गए नए और सख्त हथियार ईजाद किए गए। कहते हैं कि इस दौर में एक तोप भी बनाई गई। मौसीकी को भी बेमिसाल फरोग हासिल हुआ। ये बुनियादी तौर पर सुल्तान की कोशिशों का नतीजा है कि आज भी कश्मीरी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जैसे वुड कार्विंग, पेपर मशी, शॉल मेकिंग, कारपेट मेकिंग और कारपेंट्री में आला मकाम रखते हैं। मेडिकल साइंस की तरफ भी सुल्तान ने अच्छी खासी तवज्जो दी। उसने कई सारे रियासती अस्पताल कायम किए। उसने समरकंद से दाइयां और नर्सेज मंगवाकर ख्वातीन के लिए मखसूस मेडिकल सहूलियात मुतारिफ की। उसने मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिए भी जगह जगह सरायां बनवाई। ज़ैनुल आबिदीन को इल्म व अदब से वैसा ही लगाव था जैसे आर्ट्स एंड क्राफ्ट से। वो कश्मीरियों की तालीमी तरक्की और खुशहाली में बहुत दिलचस्पी रखते थे। उनसे मिलने वाली पैट्रोनेज की वजह से काफी अदीब और आलिम दूसरे मुल्कों से कश्मीर आए, जैसे हैरत से मौलाना कबीर, जिसको सुल्तान ने शेखुल इस्लाम बनाया, बगदाद से हाफिज बगदादी, बुखारा से मुल्ला पारसा, हिंदुस्तान से काजी जमालुद्दीन, जिसे सुल्तान ने चीफ जस्टिस का ओहदा दिया, ईरान से सईद हुसैन रिजवी और भी बहुत सारे। मुल्ला अहमद कश्मीरी सुल्तान की अहद हुकूमत में मलिकुश शोरा था। उसने तारीख कश्मीर लिखी और महाभारत का तर्जुमा फारसी में किया। हिंदू स्कॉलर्स में सबसे नुमाया नाम उत्तरसोम, योधा भट्ट, जोनाराज और श्रीवर है। इनमें से जोनाराज और श्रीवर ने राज तरंगिनी का दूसरा और तीसरा हिस्सा लिखा। और भी बहुत सारे स्कॉलर सुल्तान के दरबारी और मुसाहिब थे, जैसे तिलकाचार्य, कुपुरा भट्ट, रूपिया भट्ट, सिम्हा, रामानंद और शिराभट्ट। ये तमाम अदबी सरगर्मियां जिन पर काफी अखराजात भी होते थे, इसलिए मुमकिन हुई क्योंकि सुल्तान खुद एक आलिम थे। वो अपने दौर के अदब पे महारत रखते थे और कई जबानों से वाकिफ थे। ज़ैनुल आबिदीन ने मीर आतिश हबीब को बारूद बनाने और इसकी तैयारी के बारे में सवाल और जवाब की शक्ल में हिदायत दी। उसने शिकायत नामी एक किताब भी लिखी जिसमें दुनिया की बेसबाती पर बात की गई। ये दोनों तहरीरें फारसी में थी। कश्मीरी अदब को भी सुल्तान के दौर में जबरदस्त तरक्की मिली। इनकी इल्मी व अदबी सरगर्मियां महज किताबों के तर्जुमे तक महदूद नहीं थी,
बल्कि उन्होंने बड़े पैमाने पर दौलत खर्च करके अपने आदमियों को मुख्तलिफ मकामात पर भेजा और यूं एक अजीमुशान कुतुब खाना कायम किया जो समानित हुक्मरानों के कुतुब खाने के बराबर था। ये कुतुब खाना तकरीबन 100 साल तक कायम रहा और फिर फतह शाह के जमाने में तबाह हो गया। सुल्तान को शायरी से भी बहुत लगाव था, खुद भी एक शायर थे। वो अपना तखल्लुस कुतुब लिखते थे। एक अजीमुशान दरबार, नामवर उलमा की महफिल, शानदार इमारतों और एक मजबूत फौज के लिए सुल्तान को बड़ी मिकदार में दौलत की जरूरत थी। ये दौलत उसने तांबे के कानों से हासिल की जो उसकी सल्तनत में मौजूद थी। लद्दाख में दरियाओं से सोने के जर्रे जमा करवाने का काम शुरू किया। वैसे भी जो सुल्तान ने नहरों का जाल बिछाया था उससे पैदावार में काफी इजाफा हुआ और यहाँ से हासिल होने वाला रेवेन्यू भी बहुत बढ़ गया। ज़ैनुल आबिदीन को उनकी मजहबी रवादारी की वजह से बादशाह यानी अजीम बादशाह कहा जाता है। उसने मजहबी हम आहंगी और बरादरी को फरोग दिया। सुल्तान सिकंदर की अहद हुकूमत कश्मीरी हिंदुओं पर सख्त गुजरी थी। ज़ैनुल आबिदीन उनके साथ नरमी से पेश आए। उसने उन पर आयद जज़ा टैक्स खत्म किया, जबरदस्ती मजहब तब्दील करने पर पाबंदी लगाई। जो मंदिर तबाह हो गए थे उनको फिर से तामीर करने की इजाजत दी। सुल्तान सिकंदर के दौर में जो हिंदू कश्मीर छोड़कर गए थे उनको वापस बुलाकर उनकी जमीनें और जायदादें लौटाई। उसने हिंदुओं को हुकूमत में अहम ओहदे भी दिए। उसने संस्कृत जबान को फरोग दिया और हिंदू मजहबी किताबों का फारसी में तर्जमा कराया। सुल्तान की रवादारी और अदल की वजह से रियासत में इस्तेकाम और तरक्की की राह हमवार हुई। सुल्तान ने न सिर्फ अपनी सल्तनत में अमन और अमान कायम किया बल्कि उसने अपने करीबी हमसाये हुक्मरानों के साथ साथ दूर दराज हुक्मरानों से भी दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए। उसने हिंदुस्तान के अलावा तिब्बत, खुरासान, तुर्किस्तान, आज़रबाईजान, गीलान, सिस्तान, तुर्की, मिस्र और मक्का अपने सफीर कीमती तहाइफ और खतूत के साथ भेजे। जिंदगी के आखिरी दौर में ज़ैनुल आबिदीन को अपने बेटों के दरमियान बाहमी हसद की वजह से काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। सुल्तान ने यह महसूस किया कि उन्हें एक दूसरे से अलग करना बेहतर होगा। उसने अपने बड़े बेटे आदम खान को एक बड़ी फौज का कमांडर बनाकर लद्दाख पर हमला करने का हुक्म दिया। हाजी खान जो सुल्तान का दूसरा बेटा था उसको लोकोट यानी पूंछ पर हमला करने का हुक्म दिया। सुल्तान का तीसरा बेटा बहरम खान सुल्तान के साथ ही रहा। दोनों बेटे जंग में कामयाब होकर इज्जत व वकार के साथ वापस लौटे। हाजी खान जो सुल्तान का सबसे पसंदीदा बेटा था बाद में बाप के खिलाफ हथियार उठा बैठा। सुल्तान और हाजी खान की फौजें बड़गाम के इलाके फालसल में आमने सामने आई। सुल्तान ने हाजी खान को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बिल्कुल नहीं माना। उसने सुल्तान की फौज पर हमला कर दिया। सुबह से शाम तक जंग जारी रही। हाजी खान शाही फौज का मुकाबला न कर सका और शिकस्त खाकर वहां से शुपियन के रास्ते फरार हो गया। सुल्तान ने आदम खान को सोपोर पर हमला करने का हुक्म दिया क्योंकि यहाँ के लोगों ने ही हाजी खान को सुल्तान के खिलाफ उकसाया था और जो भी लोग इसमें शामिल थे सुल्तान ने उन सबको कत्ल करवाया। सुल्तान ने इस मुश्किल वक्त में बहादुरी दिखाने पर आदम खान को अपना जानिशीन मुकर्रर किया लेकिन आदम खान एक नाकाम हुक्मरान साबित हुआ। सुल्तान को बार बार उसके खिलाफ शिकायत मौसूल हुई। जब सुल्तान ने उसे नसीहत की तो उसने नाफरमानी का मुजाहरा करते हुए कुतुबुद्दीनपुर में बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। उसने अपने भाई हाजी खान को साथ मिलाने की दावत दी जो मौके का फायदा उठाकर उस पर ही हमलावर हुआ लेकिन सोपोर में उसे बाद में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बाद सुल्तान ने अपनी फौज आदम खान के खिलाफ भेज दी। अब आदम खान की बारी थी कि वो जबरदस्त नुकसान के साथ शिकस्त खाए। आदम खान जंग हारने के बाद सोपोर के रास्ते दरियाई इंदस की तरफ फरार हो गया। सुल्तान ने हाजी खान को वापस बुलाकर अपना जानशीन बनाया। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल 1470 ईस्वी में 75 साल की उम्र में हुआ। वो 52 साल तक हुक्मरान रहे। उसके बाद हाजी खान ने कश्मीर का इख्तिदार संभाला। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन को सुल्तान सिकंदर के पहलू में दफन किया गया। श्रीवर लिखता है कि उसकी कब्र पर एक बड़ा क्रिस्टल का पत्थर रखा गया जो कि वहां मौजूद पत्थरों में सबसे बुलंद था और उस पर कुछ आयतें लिखी गई थी। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन का मकबरा ज़ैनकदल से कुछ ही फासले पर है।